हेलो बच्चों। तो शुरू करते हैं 5वें अध्याय का एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्नों का हल। तो पहला इसमें बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा है, सरलता के लिए जी का मान जो है 10 ले सकते हो आप लोग सभी क्वेश्चन में। तो पहला ये बोल रहा है कि निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल यानी कि परिणामी बल और उसकी दिशा ज्ञात करनी है। एक तो परिणामी बल कितना लग रहा है, परिणामी, ठीक है, और दूसरा किस दिशा में लग रहा है। तो परिणामी बल या तो वो वस्तु स्थिर हो अपनी जगह पे, यानी कि यहां से लगने वाला बल और यहां से लगने वाला बल दोनों बराबर हो, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो परिणामी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर कोई वस्तु स्थिर नहीं है पर वो एक समान वेग से आगे जा रही है, एक समान चाल से आगे जा रही है, उसकी वेग में परिवर्तन नहीं है, तो वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण 0, तो बल बराबर क्या होता है, F = ma, तो बल भी 0। ये ध्यान रखना, हमेशा बल उसमें 0 नहीं होगा जो रुकी हुई है, एक समान वेग से आगे जा रही है तो उसमें भी क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखो इनको फटाफट। तो पहला है एक समान चाल से नीचे गिरती हुई बूंद वर्षा की, तो एक समान चाल से नीचे गिर रही है तो कितना हो जाएगा, 0, परिणामी बल 0। अब जल में 10 ग्राम संहति का कोई तैरता हुआ कोई कॉर्क, तो पानी में कोई तैर रहा है, तो अब तैर क्यों रहा है, क्योंकि इस पर नीचे से लगने वाला उत्प्लावन बल इसके भार के बराबर होगा, नीचे की तरफ जो mg लग रहा है, तभी तो ये तैर रहा है। तो मतलब इसमें परिणामी बल क्या है, 0 है दूसरे में भी। कुशलता से आकाश में स्थिर रोकी कोई पतंग, तो आकाश में हमने एक पतंग छोड़ी, जगाई, और वो रुकी हुई है, तो वो रुकी क्यों होगी, क्योंकि जब उसमें परिणामी बल कितना लग रहा होगा, 0, तभी वो रुकी होगी। 30 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से उबड़ खाबड़ सड़क पर गतिशील कोई कार, एक समान वेग, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, 0। परिणामी बल की बात कर रहे हैं, परिणामी, ठीक है, एक समान वेग से जा रही है तो परिणामी बल कितना है, 0। दूसरा, सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर तथा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन, अब वो क्या है, बहुत दूर है, न वहां पे गुरुत्वीय है, न चुंबकीय है, न वैद्युत, कोई क्षेत्र नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है वो भी बहुत तेज से, तो उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, वो एक समान वेग से गति करता रहेगा। तो इसके फटाफट आंसर लिख लेंगे इस तरह से। तो ये इसके ABCDE सब में परिणामी बल कितना है, 0 है, तो परिणामी बल तभी 0 होगा या तो वो रुकी हुई हो या तो एक समान वेग से गति कर रही हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है कि 0.05 किलोग्राम की कोई एक कंकड़ है, उसको ऊपर की तरफ फेंका है हमने, जैसे ये जमीन है तो यहां से ऊपर की तरफ फेंका है ऐसे, तो अब उस पर लग रहे नेट बल का हमको परिमाण बताना है और उसकी दिशा बताना है। जब कंकड़ ऊपर की तरफ जा रहा है तब, जब कंकड़ नीचे की तरफ आ रहा है तब, और तीसरा यह भी बोल रहा है कि अगर कंकड़ को हम 45 डिग्री कोण से भेजें यानी कि प्रक्षेप्य कराएं, तो वो जब अधिकतम ऊंचाई पर, यानी कि ऐसे हम कंकड़ को भेजेंगे ऐसे, ये सीधा जाएगा ऐसे, तो जब ये यहां पे पहुंचेगा अधिकतम पे तब कितना बल लगेगा, परिणामी बल, ठीक है। अब देखो परिणामी बल क्या होता है, F = ma यानी कि mg, यानी कि g यहाँ पर कौन लग रहा है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण ही तो लगेगा, वही तो नीचे को खींचेगा इसको, तो अब बल की दिशा वही होगी जो g की दिशा होगी। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, g कहाँ है, नीचे की तरफ है, परिणामी बल नीचे हुआ। जब ये नीचे आ रहा है तब भी g नीचे की तरफ है, तो परिणामी बल नीचे की तरफ होगा।
जब ये प्रक्षेपी किया 45 डिग्री से यहाँ पे पहुंचा तो तब भी तो जी नीचे की तरफ ही है, तो हमेशा बल ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ रहेगा। इसको लिख लेंगे फटाफट। अब ये बल होगा कितना, mg के बराबर, यानी कि उसका जो भार होगा उतना ही होगा। तो भार कितना है 0.05 kg और गुणा 10। 10 क्या उसने बोल दिया था पहले, 10 ले लेना जी को, कोई बात नहीं। 0.5 न्यूटन, तो इधर भी 0.5 न्यूटन नीचे की तरफ, दूसरे वाले में जब नीचे को आएगा तब भी 0.5 न्यूटन नीचे की तरफ, 45 डिग्री से फेंका तब भी 0.5 न्यूटन नीचे की तरफ, तो हमेशा नीचे की ओर रहता है जी, ये तो आपको पता है। अगला 0.1 kg संहति का एक पत्थर है, उस पर हमको परिणामी बल निकालना है। उसके लिए कुछ परिस्थितियां दे रखी हैं। जब वो रेलगाड़ी में है, रेलगाड़ी पहले खड़ी है, फिर रेलगाड़ी एक समान वेग से आगे जा रही है, फिर त्वरण से आगे जा रही है, और फिर हम वो रेलगाड़ी में ही रखा हुआ है और वो गाड़ी त्वरित है। तो इसके लिए एक चीज पहले ध्यान रखो कि अगर ये एक कोई गाड़ी है, अरे गाड़ी समझो, लो टायर लगा दिए बस, अरे छोटा बड़ा टायर हो गया, ठीक है। तो ये एक गाड़ी है, यहाँ पर से यहाँ पर आप खड़े हो, अरे छत पे खड़े हो, हाँ छत पे खड़े हैं, चलो चलो, ये गाड़ी अभी यहाँ पर खड़ी है, तो यहाँ पर आपके हाथ में एक पत्थर है, ठीक है। तो आपके हाथ में एक पत्थर है पहले, तो अगर ये गाड़ी चल रही है, ये जिस भी वेग से जा रही है आगे को, तो आपके हाथ में रखा हुआ पत्थर भी उसी वेग से आगे को जाएगा, ठीक। अगर आप इस पत्थर को छोड़ देते हो, छोड़ दिया हमने, तो क्या हुआ कि ये जो अगर एक समान वेग से जा रहा होगा आगे की तरफ, ठीक है, अगर गाड़ी एक समान वेग से जा रही है और आपने पत्थर को छोड़ दिया, तो ये पत्थर पर ये आगे की तरफ का वेग v ही रहेगा, पर एक नीचे की तरफ क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण g लगेगा, जिससे ये एक प्रक्षेपी गति करेगा। पर अगर ये गाड़ी एक त्वरित गति से जा रही है, ठीक है, त्वरित गति से जा रही है, तो मतलब इसका मतलब है कि ये पत्थर पे बल लग रहा है F, जो भी है ma, और वो बल इस दिशा में लग रहा है, क्षैतिज की दिशा में। तो अगर उस समय आप इसको अपने हाथ से छोड़ते हो, तो जो छोड़ते टाइम जो इसका वेग था, छोड़ते टाइम पे जो गाड़ी का वेग था, वही वेग अब रहेगा पत्थर के पास। अब उसका वेग क्षैतिज दिशा में नहीं बढ़ेगा क्योंकि गाड़ी आगे चली गई है, क्योंकि वो बल उससे हट गया है। तो अब ये इसी क्षैतिज वेग से आगे बढ़ेगी और नीचे को कौन सा लग जाएगा, जी लग जाएगा। ये ध्यान देना है कि कैसे हो रहा है। तो जैसे ही छोड़ते हैं, तो वो छोड़ते टाइम जो वेग है क्षैतिज दिशा में, वही वेग उसका बना रहता है, क्योंकि बल हट जाता है फिर ये जो आगे की तरफ जो खींच रहा था। तो अब देखो यहां पर कुछ चीजें दे रखी हैं कि बल की बात कर रहा है अभी, ठीक है, वेग की बात नहीं कर रहा है, ये परिणामी वेग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बल की बात हो रही है। तो अगर हम पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात क्या निकालना है, परिणामी बल और उसकी दिशा। तो इसके आंसर देखते हैं हम लोग। तो अगर स्थिर रेलगाड़ी है तो सिंपल सी बात है, तो कोई दूसरा बल नहीं लगेगा, इधर उधर कोई नहीं लग रहा, गाड़ी स्थिर है। तो अगर हम अपने हाथ से इसको पत्थर को नीचे गिरा देते हैं तो सिर्फ नीचे वाला बल लगेगा, यानी कि mg। तो कितना हो जाएगा mg, 0.1 kg ये है, और 10 क्या हो जाएगा, g हो जाएगा 1 न्यूटन ऊर्ध्वाधर दिशा में। दूसरा, अगर पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से गतिशील किसी गाड़ी की खिड़की से तुरंत पश्चात नीचे गिराएंगे। अब गाड़ी एक समान वेग से आगे जा रही थी, तो पत्थर पर परिणामी बल कितना था, 0 था, है ना, कोई परिणामी बल नहीं, क्योंकि एक समान वेग से जा रही है। और आप इसको अपने हाथ से गिरा देते हो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ गिरा दिया तो क्या होगा, अब ये गाड़ी वाला परिणामी बल तो निकल गया, तो अब सिर्फ कहां हुआ, नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में mg लगेगा, ठीक है। तो वो भी कितना होगा, mg 1 न्यूटन
नीचे की दिशा। अब सी बोल रहा है कि यह पत्थर को 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील किसी गाड़ी को खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। तो अब इसमें क्या है कि जब गाड़ी त्वरित गति से आगे बढ़ रही है ए त्वरण से, तो ये जो पत्थर है यहां पर, तो इस पे तो बल लग रहा है आगे की तरफ ma, ठीक है, क्योंकि त्वरित गति है गाड़ी की। अब अगर इसको हम लोग नीचे गिरा देते हैं तो जैसे ही ये रेलगाड़ी से नीचे गिरेगा तो ये जो ma वाला जो बल है इससे हट जाएगा, ma वाला बल निकल जाएगा, तो सिर्फ कौन सा बल बचेगा, नीचे वाला mg, ठीक है। तो ये भी कहां आएगा, mg। अब है लास्ट कि पत्थर जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा हुआ है। तो फर्श पर पड़ा हुआ है पत्थर, तो नीचे की तरफ जो बल लग रहा है mg, और ये इसका रिएक्शन वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ आगे की तरफ बल लगेगा ma। तो a इसका त्वरण किसका, रेलगाड़ी का, तो वो कितना हो जाएगा, तो बल कितना हो गया 0.1 गुणा 1, तो ये 0.1 न्यूटन इस पर रेलगाड़ी की दिशा में लगेगा, क्योंकि त्वरण कहाँ है रेलगाड़ी की दिशा में, तो उसकी अगर फर्श पर कोई चीज रखी होगी उस पर भी बल आगे की दिशा में लगेगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब। तो चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि L लंबाई का एक ऐसे डोरी है और यहाँ पर एक M द्रव्यमान बांधा हुआ है और इसको किसी टेबल से बांध रखा है खूंटे से और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक। तो अब देखो इस पत्थर पर अंदर की तरफ कितना बल लगेगा, क्योंकि ये अपनी जगह पर है तो अंदर वाला बल कितना होगा, T, तनाव बल लग रहा है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ mv²/r। तो ये अंदर की तरफ क्या होगा, सिर्फ T जितना बल लगेगा इसमें। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि अगर जब डोरी से बांधा कोई कण वृत्ति गति करता है तो अभिकेंद्र बल डोरी में उसके तनाव के बराबर होता है। तो अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, उसके तनाव के बराबर हो जाएगा T। पांचवा क्वेश्चन करेंगे अब। 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील इतना केजी का कोई पिंड है, उस पे 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल लगा रहे हैं, यानी कि उसको रोक रहे हैं, है ना। तो इतने वेग से आगे जा रहा है, इतना बल उल्टा लगा के उसको रोक रहे हैं, तो वो कितने समय बाद रुक जाएगा। तो हमको क्या निकालना है कि रुकेगा कब। अब हमको यहाँ पे पता है u और हमको पता है v कैसे पता है, जब रुकेगा तो v 0 हो जाएगा और u तो 15 दे रखा है। हमको निकालना है समय, तो इसमें एक फॉर्मूला बैठेगा v = u + at वाला, बट हमको a नहीं पता है, पर हमको पता है बल और द्रव्यमान। तो F = ma, क्योंकि ये बल कौन सा है, स्थायी है, यानी कि 50 न्यूटन लगा के रखा है, मतलब पूरे समय तक। तो यहां से a निकाल लेंगे F/m और ये a को यहाँ पे रख देंगे, u हमको पता है, v 0 हो जाएगा तो t निकल जाएगा ऐसे। तो a निकाला F/m -50। अब F कैसा लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि वो जिस दिशा में पिंड जा रहा है, ठीक है, जैसे ये इस दिशा में जा रहा है तो बल हम इस दिशा में लगा रहे हैं, तो इसलिए ये माइनस आएगा यहाँ पे। और मंदन पता है आपको, मंदन a जब माइनस होगा तभी मंदन होगा। तो -2.5 आ गया और -2.5 को यहाँ पे रखेंगे और ये v 0 रख देंगे, यहाँ से t आ जाएगा 25/2.5 यानी 6 सेकंड। 6 सेकंड में ये रुक जाएगा। 30 kg के संहिते के किसी पिंड पर आरोपित बल 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से कितना कर देता है, 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, बल का परिमाण और दिशा निकालो। तो अब क्या है कि एक कोई ये पिंड है 3 kg का, इस पर हम कोई बल लगा रहे हैं, कितना, 25 सेकंड के लिए। टाइम कितना है, 25 सेकंड। तो 25 सेकंड में क्या होता है, पहले ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था
और 25 सेकंड के बाद ये 3 मीटर प्रति सेकंड से जाने लग गया। तो मतलब क्या आ गया यहाँ पे, त्वरण आ गया। तो त्वरण आ गया तो ये गति त्वरित हो गई। तो अब निकालना है कि बल और बल की दिशा। तो बल हो जाता है F बराबर ma, और जो a की दिशा होगी त्वरण की वही दिशा F की होगी। तो सिंपल फॉर्मूला है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्या निकालेंगे, a, और m के साथ गुणा कर देंगे तो बल निकल जाएगा। तो u तुमको पता है ये, और v तुमको पता है ये, तो यहां पर रखेंगे, और t भी हमको पता है 25 सेकंड। तो रखते हैं फटाफट इसको, तो आंसर हमारा आएगा फिर। तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी, v का मान रखा, u का मान रखा और t का मान रखा। तो यहां से a आ गया हमारा 1.5/25। अब f चाहिए बल ma, तो a कितना हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे 3 के साथ, तो इतना न्यूटन आया। और क्योंकि पिंड की दिशा अपरिवर्तित है, इसलिए पिंड पर कार्यरत बल की दिशा क्या होगी, उसकी गति की दिशा होगी। यानी कि त्वरण भी इसी दिशा में है, क्योंकि वेग बढ़ रहा है। ये v है, ये u है, v ज्यादा है, u कम है, तो a इसी दिशा में होगा। अब a इसी दिशा में होगा तो f भी इसी दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 केजी का कोई पिंड है, उस पर 2 बल लग रहे हैं, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, और दोनों क्या हैं, लंबवत हैं। तो पिंड के त्वरण का परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है। तो समझे, ये एक पिंड है, इस पर ये 8 न्यूटन हो गया और ये 6 न्यूटन हो गया, ऐसे लग रहा है। अगर इनको सदिश में बताएं तो सदिश में कैसे होगा, ये 8 न्यूटन और ये 6 न्यूटन। तो अब इस पर क्या करना है हमको, पिंड का त्वरण वो परिणामी दिशा। तो पहले तो परिणामी बल निकालेंगे, तभी परिणामी त्वरण निकलेगा, क्योंकि बल की दिशा में ही त्वरण होगा। तो इन दोनों का जो परिणामी है वो किधर आएगा, इस दिशा में आएगा। ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब तुमको पता है 6 और 8 के बीच में कितना है, 90 डिग्री का कोण है। तो r बराबर क्या होता है, रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो अब थीटा कितना है, 90, तो a² यानी कि 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 0, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 100 हुआ, 100 का 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन लग रहा है इस दिशा में। तो अब ये 6 है, ये 8 है, तो ये तुम अल्फा भी निकाल सकते हो। तो अल्फा क्या आ जाएगा, 10 अल्फा 6/8। तो इसको लिख लो पूरा। तो इस तरह से पहले बल निकाला, 10 न्यूटन आया, और उसके बाद ये अल्फा का एंगल बना रहा है ये परिणामी, किसके साथ, 8 न्यूटन F1 के साथ। तो 6/8 0.75, और इसको टेबल में देख के फिर निकाल सकते हो कि ये किसके बराबर होता है, 36 डिग्री 53 मिनट के। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 8वां कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ऑटो जा रहा है। अब वो देख रहा है कि सड़क पर एक बच्चा खड़ा है। अब बच्चा खड़ा है तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, ठीक 4 सेकंड में वो रोक लेता है अपने ऑटो को, और ये बच्चा बच जाता है। अब यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है, यानी कि जस्ट उसने पास में जाकर रोका, यानी कि 1 सेकंड की दूरी भी होती तो बच्चा गया, तो वाहन पर लगा औसत मंदन, क्योंकि मंदन लगाया, बल लगाया विरुद्ध दिशा में, तो क्या हो गया, वो मंदन, वेग कम हुआ 0 हो गया, तो मंदन हुआ। तो वो निकालने का मंदन। तो ऑटो रिक्शा तथा चालक, यानी कि ऑटो का जो द्रव्यमान है वो 40 किलो और चालक का 65, तो कुल कितना हो गया, 465, यानी कि जो कण है, जो पिंड है, उसका 465 किलो द्रव्यमान हुआ। तो कुल द्रव्यमान तो हो गया 465, बरोबर। वेग, प्रारंभिक वेग यानी कि u कितना है, 36 किलोमीटर, और v कितना है, 0, क्योंकि रुक गया। समय कितना है लगा, 4 सेकंड का। क्या निकालने का, औसत मंदन बल। तो पहले त्वरण निकालना पड़ेगा, फिर बल निकालना पड़ेगा। त्वरण कहाँ से निकलेगा, v = u + at से।
अब ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। फिर इसमें मान रखेंगे, यहाँ से ए मिल जाएगा, तो ए मिल जाएगा, एफ बराबर एम ए रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, मंदन। और ए जो आएगा इधर माइनस में आएगा, तो ये भी माइनस में आएगा क्योंकि ऑटो जा रहा है आगे। अरे 3 टायर होते हैं ना, अरे 3 समझो, आगे जा रहा है ऐसे, और बल लगाया उसने पीछे को, ब्रेक लगाई मतलब ब्रेक पीछे की तरफ बल लगाएगी उस पर, इसलिए माइनस में आएगा। तो इसका हल है इस प्रकार। तो पहले तो ये u है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया 10 मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुणा करते हैं 5/18 से। अब अंतिम चाल कितनी होगी पता ही है, लास्ट में रिक्शा रुक जाएगा तो 0 हो जाएगी, और समय कितना लगाया इसने, 4 सेकंड का। तो कुल द्रव्यमान जो है वो 465 है, ये बाद में काम आएगा जब बल निकालेंगे। पहले त्वरण निकाल लेते हैं, v = u + at से। v बराबर 0 क्योंकि ऑटो जो है वो लास्ट में रुक जाएगा। प्रारंभिक कितना है 10, 36 को बदला ना 10, a निकालने का और समय 4। तो यहाँ से हम a निकालेंगे, माइनस में आएगा, सिंपल सी बात है, पता है माइनस में आएगा, 10 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। तो -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण। ऋणात्मक बता रहा है कि क्या है, ये मंदन है, सही बात है, मंदन बल। तो m कितना 465 है ना, सिर्फ रिक्शा का मत लेना, आदमी भी बैठा है 65 किलो का। तो ये 465 गुणा -2.5, तो ये इतना -1162.5 न्यूटन का मंदन बल लगा, तब जाके रिक्शा रुकी, तब जाके बच्चा बच पाया। 9वां क्वेश्चन करते हैं। अब 9वां क्वेश्चन है कि 20,000 किलोग्राम का एक रॉकेट है, वह 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर ऊपर की ओर भेजा जाता है। तो उस पर आरंभिक कितना बल हमने ऊपर की तरफ लगाया, कितना बल लगाया वो ज्ञात करना है। तो देखो पहले इसको मैं चित्र से बताता हूँ तुमको। ये जैसे एक रॉकेट है, तो अब इस पर नीचे की तरफ बल कितना लग रहा है, mg लग रहा है ये, और ऊपर की तरफ प्रणोद बल लगेगा, ऊपर की तरफ जो भेज रहे हैं ये t हो गया ये। और यह फाइनली त्वरण कितना है इसका a, तो ऊपर की तरफ परिणामी बल कितना हुआ, ma के बराबर हुआ। परिणामी बल किसके बराबर हुआ, ma। अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम से करें तो ma यानी कि ऊपर की तरफ है परिणामी, तो ये किसके बराबर हुआ, तो ऊपर की तरफ t, ये जो बल है प्रणोद बल t, और ये mg तो नीचे की तरफ है -mg के, तो हमको t चाहिए। तो t किसके बराबर होगा, mg इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ma + mg। तो इतना क्या आएगा, ये प्रणोद बल। तो रखो मान, तो मिल जाएगा हमको प्रणोद बल। तो t बराबर mg + ma, तो m कॉमन आ गया, तो g + a बचा। तो g हमको पता है 9.8, m हमको पता है 20,000, और ये 5 ये त्वरण दे रखा है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो 2.96 × 10⁵ न्यूटन इसका आंसर आ गया। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, अब उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान आरंभिक चाल से गतिमान इतना केजी का कोई पिंड दक्षिण दिशा के अनुदिश 8 न्यूटन का स्थायी बल 30 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास इस तरफ को एक कोई पिंड जा रहा है, तो इधर उत्तर दिशा इधर ले लो, कोई बात नहीं, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, तो इस तरफ को ये जा रहा है, ठीक। तो ये कैसे जा रहा था, 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से जा रहा था ये। अब इस पर कहाँ बल लग रहा है, 8 न्यूटन का 30 सेकंड के लिए दक्षिण दिशा में, यानी कि पीछे की तरफ 8 न्यूटन का बल लगाया। तो 8 न्यूटन का बल पीछे की तरफ लगाएंगे तो धीरे 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 इसका वेग चाल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, धीरे धीरे कम होगी, और उसके बाद फिर ये उल्टा पीछे को जाने लग जाएगा। ये उल्टा फिर कहाँ जाने लग जाएगा, ये दक्षिण की तरफ, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है कि जहां पर पिंड पर बल लगा, यानी कि t बराबर 0, कहीं यहां पर हम लोग लेते हैं t बराबर 0,
ठीक है, ये x है, ये x 0 है और t भी यहाँ पर 0 है। यहाँ पर से बल लगना शुरू हुआ और यहाँ तक तो ये सीधे सीधे ही आ रहा था, ये समय यहाँ से हमने शुरू किया t बराबर 0 से। अब ये पूछ रहा है कि t माइनस 5 सेकेंड में, माइनस 5 सेकेंड मतलब t 0 से पहले जब बल नहीं लग रहा था, उसकी स्थिति क्या होगी। तो माइनस 5 सेकेंड में देखो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जब ये यहाँ कहीं रहा होगा तो माइनस 5 सेकेंड में इसने कितनी दूरी तय की होगी तो ये 0 पे पहुंच गया। तो देखो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है 10, तो 5 सेकेंड में कितना करेगा 50। तो ये इसकी दूरी का ये t बराबर माइनस 5 में कहाँ पे होगा, ये इधर, ये देखो ये t बराबर माइनस 5 पे यहाँ होगा और ये कितना होगा x में माइनस 50, क्योंकि 10 गुणा 50, तभी तो 50 काट के 0 पे पहुंच जाएगा 5 सेकंड के बाद। पहली चीज। दूसरा 25 सेकंड, तो अब 25 सेकंड तो यहां कहीं होगा आगे, ठीक है। तो 25 सेकंड के बाद कितना, कौन सा x में ये कहां पर होगा 25 सेकंड पे, ये हमको निकालना है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ये यहां से आगे को निकला, अब t से आगे को निकला, यहां पर t बराबर 0 पे इसका वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब पीछे को बल लगना शुरू हो गया है 8 न्यूटन का। तो धीरे धीरे इसका जो ये 10 मीटर प्रति सेकंड है ये कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा और कहीं यहाँ पर ये 0 पे पहुंच जाएगा। और उसके बाद जैसे ये 0 पे पहुंचेगा, पर बल तो लग ही रहा है 8 न्यूटन का, तो ये वापस आना शुरू कर देगा ऐसे, अब ये इधर को जाएगा। ठीक है, ये चीज समझना। अब ये कब तक लग रहा है 30 सेकंड तक। तो अब t बराबर 25 सेकंड में इसका निकालते हैं कि ये कहां पहुंचा है, क्योंकि अब त्वरित गति हो गई है तो त्वरित गति वाले जो है फॉर्मूले लगेंगे। देखो अब पहला वाला तो हमने निकाल लिया है, t बराबर माइनस ये x माइनस 5 में कितना है माइनस 50। तो 0 से 25 सेकंड में पिंड क्या है, त्वरित है, तो पहले त्वरण निकालो f बटे m। त्वरण क्या हो जाएगा f बटे m। तो बल किधर लग रहा है माइनस की दिशा में, यानी कि ये अगर आगे जा रहा है तो इस दिशा में बल लग रहा है 8 न्यूटन, तो माइनस हो जाएगा माइनस 8 बटे, और इसका द्रव्यमान कितना है 0.4, तो माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आया। तो अब हमको क्या चाहिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमको यही तो चाहिए, इसकी स्थिति कहाँ पर है ये। तो u हमको पता है कितना है 10, t हमको पता है 25 सेकंड है, हाफ a हमने अभी निकाल रखा है माइनस 20, यहाँ पे रखेंगे t रखेंगे फिर 25, तो ये आ गया माइनस 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि ये देखो ये 0 से आगे गया और यहाँ पर इसका वेग 0 हो गया, ये वापस से निकल गया फिर यहाँ पहुँच गया है कहीं पर माइनस 6 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी स्थिति यहाँ पहुँच गई है माइनस 6 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि यह 100 सेकंड पर इसकी स्थिति क्या होगी। तो अब देखो कि बल कब तक लग रहा है 30 सेकंड तक, 30 सेकंड के बाद तो कोई बल नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि 30 सेकंड तक इसका वेग बढ़ेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा वेग, फिर ये उसी वेग से आगे बढ़ता रहेगा। 30 सेकंड तक तो इसका वेग बढ़ेगा मतलब कैसे मैं बता रहा हूं, बढ़ेगा माइनस में बढ़ेगा, है ना, माइनस में बढ़ेगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे 0 हुआ, 0 के बाद ये यहाँ को आना उल्टा शुरू हो गया, तो धीरे धीरे ये आगे गया वेग बढ़ता गया, क्योंकि बल भी अब इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में जा रहा है। तो ये क्या होगा, वेग बढ़ेगा कहाँ तक 30 सेकंड तक। अब 30 सेकंड के बाद फिर हमने ये बल हटा दिया, ये 8 न्यूटन वाला, तो अब यहाँ पर ये जिस वेग से था इसी वेग से अब ये आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि फिर कोई बल नहीं लग रहा है। जब कोई बल नहीं लग रहा है तो वो जिस वेग से बढ़ रहा है उसी वेग से वो चलता रहेगा। समझ आई बात। तो अब इसको लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग इसमें निकाल लेते हैं कि ये 30 सेकंड पे कहाँ पे पहुंच गया है ना। तो 30 सेकंड में कहाँ पे पहुंच गया, वैसे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यू रखो 10 और समय रखो 30 और ये आधा, और ये क्या हो जाएगा
ए यानी कि 20 पहले निकाल रखा है -20 और ये 30 का स्क्वायर। तो 30 सेकंड में ये यहाँ पहुँच गया है माइनस, यहाँ पे कहीं पे सपोज करो यहाँ पर -8700 मीटर, 8700 मीटर पे। 25 पे कितना था, -6 किलोमीटर था, यानी कि 6000 मीटर माइनस। तो 30 पे थोड़ा और आगे पहुँच गया क्योंकि बल भी इसी दिशा में है और ये भी इसी दिशा में जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो बढ़ते जाएगा, माइनस में जो है वो बढ़ते जाएंगे आगे। अब 30 सेकंड तक बल लगने वाला है और 30 के बाद बल गायब हो जाएगा। तो 30 सेकंड पर उसका जो वेग होगा उसी वेग से फिर वो आगे को गति करेगा। तो 30 सेकंड तक वेग निकाल लो इसका। तो v कितना आ गया u + 80, u कितना है 10, a कितना है त्वरण -20 और समय कितना 30। तो ये 10 - 600 -590 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये दिशा वेग की प्लस है तो ये दिशा क्या हो जाएगी, वेग की माइनस हो जाएगी। तो जब ये 30 सेकंड पर है यानी कि यहाँ पर है, तब इसका वेग है कितना, -590 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद ये इसी वेग से जाएगा, ये 590 का फिर 591 नहीं होगा क्योंकि बल हट गया है यहाँ से। अब तो अब यहां से यहां तक तो कितने हो गए, ये 30 सेकंड हो गए। तो अब कितने सेकंड बचे, 70 सेकंड। तो 70 सेकंड तक इसी वेग से जाएगा, तो इसको गुणा कर देंगे 70 से, तो कितनी दूरी तय करेगा ये, -41,300 मीटर। तो यहां से और आगे 41,300। तो कुल कितना हुआ फिर, तो इसमें और इसको जोड़ दो तो कुल मिल जाएगा, ये कुल कितना पोजीशन हुआ। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो -50,000 मीटर यानी कि -50 किलोमीटर। तो ये चीज आपको समझ आई है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी चैप्टर्स का हल इसी तरह मैं आपको देता रहूं। अगला क्वेश्चन करते हैं, 11वां क्वेश्चन है। अब कोई ट्रक विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 2 मीटर प्रति सेकंड के जो त्वरण है, प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है। ठीक है, पहले ये रुका हुआ था तो अब त्वरण से जा रहा है, 2 के त्वरण से। t = 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 मीटर की ऊंचाई से, 6 मीटर वो ऊपर है, कोई पत्थर बाहर गिराता है। कब, 10 सेकंड पर। तो 11 सेकंड पर पत्थर का वेग और त्वरण निकालना है। तो यानी कि जैसे एक ये ट्रक है, ट्रक आगे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये वही पत्थर नीचे गिराएगा। तो अब क्या होगा कि t बराबर, मानो कि t बराबर 10 सेकंड पर इसने पत्थर गिराया। तो अब ये समय के साथ साथ इसका वेग बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये त्वरित गति है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो त्वरित गति है तो इसका वेग बढ़ रहा है, तो ये पत्थर का भी वेग बढ़ रहा है क्योंकि ये इसी के साथ तो चल रहा है। तो t बराबर 10 सेकंड पे पत्थर का वेग वही वेग होगा जो ट्रक का होगा। ठीक, अब जैसे ही ये अपने हाथ से छोड़ देगा इसको, तो आगे की तरफ जो बल था ma, यानी कि जो त्वरण किसका था, इस ट्रक का था, वो लगना बंद हो जाएगा। तो अब यह ऊर्ध्वाधर दिशा में और क्षैतिज दिशा में, ठीक है, तो ये किस दिशा में है, क्षैतिज दिशा में वेग कौन सा रहेगा, ये नहीं बदलेगा फिर, है ना। जितना 10 सेकंड के बाद ट्रक का वेग था, ट्रक तो आगे निकल गया पर इसका बल छूट गया। अब नीचे की तरफ एक त्वरण लगने लगेगा g, तो जिसकी वजह से क्या है, ये आरंभिक तो 0 होगा और कुछ सेकंड के बाद ये वेग नीचे की तरफ बढ़ने लग जाएगा, है ना। जब ये छोड़ेगा, t बराबर 10 सेकंड में जब छोड़ा तो सिर्फ कौन सा था, ये क्षैतिज वाला था। अब t बराबर 1 सेकंड में ये g की वजह से तो नीचे वाला भी वेग आ गया vy भी, और ये vx। तो अब ये परिणाम ही निकालना है बस। तो करेंगे क्या, पहले हम 10 सेकंड में ट्रक का वेग निकाल लेते हैं, वही कण का क्षैतिज दिशा वाला वेग होगा। तो ये आ गया v = u + 80। तो u तो 0 था, प्रारंभिक से स्टार्ट किया था उसने, स्थिति जो है स्थिर से, विरामावस्था से।
तो ये आ गया 2 गुणा 10 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कितना आया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये अपवर्तित है, क्यों? क्योंकि त्वरण तो ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहा है, ये क्षैतिज वाला तो 20 ही रहेगा हमेशा। अब ये किस तरह का एग्जाम्पल हो गया कि प्रक्षेप्य किसी ऊंचाई पर से, है ना, किसी ऊंचाई पर से किसी बॉल को अगर हम लोग आगे की तरफ भेजते हैं v वेग से, तो ये ऐसे गिरती है, तो ये पत्थर भी ऐसे ही गिरेगा। अब नीचे की तरफ प्रारंभिक vy कितना है 0 है, पर 1 सेकंड के बाद तो कुछ वेग आ जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ g लग रहा है। तो अब 1 सेकंड के बाद यानी कि t11 पर तो vy कितना हो जाएगा uy प्लस gt। तो g कितना है 9.8 गुणा 1, तो ये 9.8। तो इधर 9.8, इधर 20, और दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो परिणामी कितना आएगा स्क्वायर रूट में vx स्क्वायर और vy स्क्वायर। तो ये 20 9.8 22.4 मीटर प्रति सेकंड। और हमको अगर थीटा निकालना है कि ये कितना कोण बना रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा vy बटे vx, यानी कि 9.8 बटे 20 0.49। टेबल में देख के ये 26 डिग्री 12 मिनट आता है। ठीक है। अब त्वरण क्या होगा, तो त्वरण तो तुमको पता है कि आगे वाला त्वरण नहीं रहा इसमें अब, है ना। t बराबर 11 सेकंड में त्वरण क्या है, ये वाला त्वरण क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि ट्रक ने इसको छोड़ दिया। जब ट्रक के साथ था तभी त्वरित था, तो इस दिशा में त्वरण 0 हो गया। तो नीचे का त्वरण सिर्फ बचा g वाला। तो सिर्फ पत्थर का त्वरण क्या होगा, ay बराबर g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करते हैं अब इसमें। 12वां क्वेश्चन है, किसी कमरे की छत से एक 2 मीटर लंबी डोरी को लटका के रखा है और उसके एक सिरे पर 0.1 kg का कोई गोलक लटका कर रखा है। तो अब अपनी माध्य स्थिति पर गोलक की चाल इतनी है ना, मध्य स्थिति पर वहां पर सबसे ज्यादा चाल होती है। तो गोलक का प्रक्षेप्य पथ क्या होगा यदि डोरी को उस समय काट दिया जाए जब गोलक अपनी चरम स्थिति पर हो या तो मध्य स्थिति पर हो। तो बीच में से डोरी काटने की बात हो रही है। तो देखो इसका पहले चित्र बनाते हैं। तो देखो अब लोलक यहाँ से गति करना स्टार्ट करे और धीरे 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 ऊपर जाता है, तो इसका वेग कम होता जाता है। यहाँ पर वेग 0 हो जाता है और फिर ये उल्टा लौटता है, फिर वेग बढ़ता है। यहाँ पर वेग सबसे अधिक हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पर भी 0 हो जाता है। ये चीज तुमको पता है। यहाँ पर वेग अगर मैं बोलूंगा तो इस दिशा में जा रहा होगा, तो इसका स्पर्शक इस दिशा में, इधर जा रहा होगा तो स्पर्शक की दिशा में वेग होगा। तो अगर यहाँ पर डोरी काट दी जाए, ये यहाँ पर पहुंचा है चरम सीमा पर, डोरी काट दी जाए तो इसका वेग 0 है। तो जैसी डोरी काटेंगे तो इसके बाद कहीं और को वेग तो है नहीं, तो ये g के त्वरण से सिर्फ नीचे गिरेगा ऊर्ध्वाधर दिशा में। यहाँ पर काटेंगे तो भी वही हाल होगा, नीचे की तरफ गिरेगा क्योंकि वेग 0 है, इधर उधर कोई बल सब 0 हो गया, परिणामी बल 0 हो गया है, तो सिर्फ नीचे की तरफ बचेगा। फिर अगर यहाँ काटेंगे तो क्या होगा, है ना, यहाँ से डोरी काट दी तो इसके पास एक वेग है इस दिशा में, तो क्या होगा, जैसी डोरी काटेंगे तो ये t 0 हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सा बल बचेगा अब इसके पास, इस तरफ को, तो इस तरफ को बचेगा। जैसे ही इससे कटेगा तो अब इस तरफ को v मैक्सिमम क्या है, ये कांस्टेंट हो जाएगा और नीचे की तरफ g लगने लग जाएगा। तो ये वही परवलयी पथ बनाएगा, ऐसे जाएगा ये, है ना, एक ऊंचाई पर से प्रक्षेप्य वाला। तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है ये एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखा में गति करेगा नीचे की तरफ, और यहाँ पर क्या होगा, ये एक क्षैतिज प्रक्षेप्य की भांति एक परवलयाकार पथ बनाएगा। अगला क्वेश्चन है अब 13वां क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की संहति कितनी है, 70 किलो का वो आदमी है और वह एक गतिमान लिफ्ट में एक तुला यानी तराजू पर खड़ा है। तो अब जैसे कि ये एक लिफ्ट है और यहाँ पर एक तराजू है, इस पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। तो अब यह इसके लिफ्ट के लिए कुछ हमको अलग अलग दे रखा है ABCD, और उस हिसाब से हमको यहाँ पर ये तुला पर ये कितना, इसका द्रव्यमान कितना भार दिखाता है, तुला में कितना अंकित होता है,
तो वो हमको निकालना है पाठ्यांक। तो अगर जब लिफ्ट खड़ी है, यहाँ पर खड़ी है सिर्फ, और यह आदमी इस जो ये तुला है इस पर भार लगा रहा है नीचे mg, और यह तुला इस पर क्या ऊपर की तरफ लगाएगी n, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो ये n जितना होगा उतना ही इस तुला का पाठ्यांक होगा। ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ, ये जितना होगा उतना ही तुला का पाठ्यांक होगा। अब पहला बोल रहा है कि यह जो लिफ्ट है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये कैसे जा रही है ऊपर की तरफ? 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, यानी कि एक समान चाल से जा रही है। तो ऊपर की तरफ त्वरण कितना हो गया? 0 हो गया। तो ऊपर की तरफ त्वरण कितना है? 0 है। तो बल भी कितना हो गया? 0। ऊपर की तरफ कोई बल नहीं लग रहा, तो सिर्फ यही दोनों बल हैं इसमें। तो n बराबर कितना हो जाएगा? mg। अब mg क्या है? उसका द्रव्यमान, और g क्या है? 10। तो n बराबर कितना हो गया? m 70 गुणा 10, यानी कि 700 न्यूटन। अब तुला का पाठ्यांक तो किस में आएगा? केजी में आएगा। तो तुला का पाठ्यांक क्या हो जाएगा? 700 बटे 10, यानी कि n बटे में g कर देंगे तो ये 70 केजी दिखाएगा। अब जब दूसरा कि लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से नीचे जा रही है। कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। कितना त्वरण है इसका? कुछ त्वरण है a, उससे ये नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि जो हमारा जो पूरा निकाय है वो नीचे की तरफ गति कर रहा है। तो ये परिणामी क्या है? ये नीचे की तरफ है, यानी कि आदमी जो है वो परिणामी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर इसका द्रव्यमान m लें आदमी का, तो ma नीचे की तरफ है बल, परिणामी बल। ठीक है, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका। अब ये नीचे की तरफ है ma, तो ये परिणामी हो गया। अब नीचे की तरफ दूसरा कौन है? mg, तो mg नीचे की तरफ और n ऊपर की तरफ है, तो -n, और n जितना होगा उतना ही न्यूटन तुला में दिखाएगा। तो यहां से n निकालेंगे, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम से ये बन जाएगा, n निकाल लेंगे। तो इसका n हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो पहला वाला तो ये 70 केजी आ गया है, तो दूसरे में a कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब लंबवत प्रतिक्रिया r, ठीक है, तो r कैसे निकालेंगे? लंबवत प्रतिक्रिया हमने वहां पे n लिया था, तो यहाँ पे r ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो लिफ्ट क्या है? नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे a से, a त्वरण से। तो इसका जो आदमी है इसका द्रव्यमान ma, ये नीचे की तरफ, बराबर क्या हो जाएगा? mg नीचे की तरफ है और अभिलंब प्रतिक्रिया n ऊपर की तरफ है। तो क्या हो जाएगा? mg उसकी दिशा में है तो mg माइनस n, तो n बराबर क्या हो जाएगा? ma प्लस mg। ठीक है, अब अरे सॉरी, यहाँ पर ये माइनस होगा क्योंकि ma माइनस n यहाँ से इधर गया और ma इधर आया, तो ये माइनस होगा, है ना। तो माइनस ma प्लस mg, ठीक है, ये माइनस आ गया। तो अब यही यहाँ पर निकाल रखा है, ये n की जगह क्या ले रखा है इन्होंने? r ले रखा है, तो r ले लो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो r क्या आ गया? mg माइनस ma, m कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? ये g माइनस a के बराबर आ जाएगा r। तो r आ गया g माइनस a के बराबर। तो g कितना है? 10, a कितना है नीचे की तरफ? 5, तो 10 माइनस 5 5 और गुणा 70, तो 350 न्यूटन आया r। तो r कितना आया? 350 न्यूटन ऊपर की तरफ ये। अब द्रव्यमान यानी कि तुला जो है वो न्यूटन में तो नहीं दिखाती है, वो किलोग्राम में दिखाती है, तो इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। बटे में क्या करना पड़ेगा? g, तो बटे में 10 करेंगे तो कितना दिखाएगा? ये 35 किलो। तो अब अगर वो लिफ्ट में नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका द्रव्यमान तुला में कितना दिखाएगा? आधा, 35 किलो दिखाएगा। तीसरा है कि अब वह
5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट, ऊपर की तरफ जा रही है, उस केस को मैं देखो आपको बता रहा हूँ। तो अब ये जैसे एक लिफ्ट है, ये इसके अंदर आदमी है, ये तुला है, तो नीचे की तरफ क्या हुआ mg, ऊपर की तरफ क्या हुआ अभिलंब प्रतिक्रिया r। अब ये जो लिफ्ट है पूरी ये ऊपर को जा रही है a त्वरण से, यानी कि a बराबर जो भी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो। तो इसके लिए हमको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम FBD। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है परिणामी, तो क्या हुआ ma ऊपर की तरफ हुआ, इसका द्रव्यमान ma। अब ऊपर की तरफ कौन है, इसकी दिशा में r, और mg क्या है, इसके विरुद्ध दिशा में है, तो माइनस mg हो जाएगा। तो r बराबर क्या हुआ, माइनस mg इधर आके प्लस हो जाएगा, mg प्लस ma। तो m कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, a g प्लस a। अब g तुमको पता है 10, ये है 5, तो ये कितना हो गया 15, 15 गुणा 70, तो ये 1050 आ गया। तो 1050 न्यूटन क्या आया, ये अभिक्रिया बल। और तुला का माप क्या होगा, ये तो न्यूटन में, तुला तो किलोग्राम में दिखाएगी, बटे 10 करेंगे तो 105 किलो आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, उसका द्रव्यमान बढ़ जा रहा है, यानी कि वो भारी महसूस कर रहा है खुद को। आपने देखा भी होगा जब आप लिफ्ट में नीचे की तरफ आते हो तो हल्का महसूस होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा भारी महसूस होता है शरीर। अब बोल रहा है कि ये यदि लिफ्ट की मशीन में कोई खराबी आए और वह गुरुत्वीय प्रभाव से मुक्त रूप से नीचे की तरफ गति करे, यानी कि कुछ प्रॉब्लम होगी भाई, यहाँ से ये डोरी ऊपर जो जाती है ये कट गई और ये जी त्वरण से ये नीचे की तरफ आने लग गई, तो पाठ्यांक कितना होगा। तो देखो अगर वो नीचे की तरफ मुक्त पतन कर रही है तो उस समय पे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, जी त्वरण लग रहा है नीचे की तरफ, इसको मिटा देता हूँ। तो अब ये जैसे ये तो नीचे की तरफ mg है और ऊपर की तरफ r है, ये हमको पता ही है। अब नीचे की तरफ ये जी त्वरण से आ रही है, मुक्त पतन हो रहा है, रस्सी टूट गई है तो जी त्वरण से नीचे आ रही है। तो इसका परिणामी बल कहाँ पे हो गया, नीचे की तरफ हो गया, कितना mg। अब mg बराबर ये परिणामी है तो नीचे की तरफ कौन है mg, और r कहाँ आ जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि माइनस r। तो यहां से r बराबर क्या आ जाएगा, mg इधर चला गया, r इधर ले जाओ mg इधर आ जाएगा, तो mg माइनस r कितना आ गया 0। तो जब r 0 है तो कोई भी यहाँ पर पाठ्यांक यानी रीडिंग नहीं दिखाएगा, यानी कि 0 आएगा इसमें, तो उसको बोलते हैं भारहीनता, यानी कि गुरुत्व मुक्त पतन। तो यहाँ पर तुला में माप कितना आएगा, 0 आएगा। अगला सवाल देखते हैं अब। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर एक पिंड है वो गति कर रहा है और उसके लिए हमको यहाँ पर xt ग्राफ बताया है। xt मतलब उसका विस्थापन और समय के सापेक्ष। तो यहाँ पर ये 0 है समय, और 0 से पहले ये अपनी कोई भी स्थिति नहीं बदल रहा है x में, ठीक है, ये एक विमीय गति है, तो कोई भी स्थिति अपनी नहीं बदल रहा है, यानी कि x नहीं बदल रहा है, x 0 ही है, तो इसका मतलब ये स्थिर था। और फिर उसका ये स्थिति बदली 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 4 सेकंड तक, और उसके बाद फिर कोई स्थिति नहीं बदल रही, यानी कि x का मान नहीं बदल रहा है, तो फिर क्या हो गया, ये स्थिर हो गया। तो यहाँ पर भी स्थिर था और यहाँ पर भी स्थिर हो गया, पर यहाँ पर ये 0 से 4 सेकंड तक क्या हुआ, ये अपनी स्थिति बदली इसने समय के साथ, ठीक है। अब ये कैसी है, एकदम सीधी रेखा है, तो यहाँ पर वेग कैसा आ जाएगा, एक समान वेग से चल रहा है। तो इसको समझते हुए अब क्वेश्चन करते हैं। t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0, 0 t और 4, यानी कि t जब t 0 और 4 के बीच में है तो पिंड पर आरोपित बल क्या होता है, F बराबर ma। तो जब त्वरण होगा तभी बल होगा त्वरित गति के लिए, बाकी बल नहीं होगा, परिणामी बल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये क्या है, स्थिर है, तो बल कितना हुआ 0। यहाँ पर भी ये स्थिर है 0। यहाँ पर त्वरण है क्या, नहीं, ये कैसी गति है, 0 त्वरण वाली गति है, यानी कि एक समान वेग है, तो यहाँ पर भी बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला हो गया। दूसरा, t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड में आवेग क्या होता है,
आवेग होता है संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। अब संवेग क्या होता है? mv यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग में परिवर्तन mv माइनस mu, इसको हम लोग आवेग बोलते हैं। v मतलब अंतिम वेग और u मतलब प्रारंभिक। अब यहाँ से ये शुरू कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा u, और यहाँ पर ये कुछ v होगा, तो इसका v कैसे निकालेंगे? विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना हुआ? 3 मीटर का। समय कितना लगा है? 4 सेकंड। तो v कितना आ जाएगा? विस्थापन बटे समय। तो यहाँ से v निकाल लेंगे और m द्रव्यमान इसका दे रखा है, गुणा कर देंगे तो आवेग मिल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो लास्ट में वेग निकाला हुआ है इसने, इन्होंने 3/4 यानी कि 0.75। तो अब 4 को 4 गुणा यानी कि आवेग क्या हुआ? mv माइनस mu। तो m इन्होंने कॉमन ले लिया, v माइनस u कर दिया, तो v u तो 0 है, v इन्होंने लिख लिया 0.75 और बाहर गुणे में 4, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इतना इसका आवेग हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। यहाँ पर हमको 2 ब्लॉक दे रखे हैं, एक 10 केजी का, एक 20 केजी का, और इनको एक डोरी से बांध के रखा हुआ है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये 600 न्यूटन का बल लगाना है। पहले ए पर, ए साइड को इस तरह से 600 न्यूटन लगाएंगे और डोरी में कितना तनाव उत्पन्न हुआ वो ज्ञात करना है, और फिर ये 600 न्यूटन यहाँ से हटा के ये बी वाले पे लगाएंगे, और दोनों स्थितियों में ये तनाव कितना पैदा हुआ वो ज्ञात करना है हमको। तो इसके लिए तुमको फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। तो यहाँ पर जब बल लगा रहे हैं ये F, तो क्या होगा? इस पर तनाव उत्पन्न होगा। तो ये वाला क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ को T लगेगा, और ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस पे T लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? तनाव। तो अब इनको दोनों अलग अलग बना लेंगे। तो जैसे ये A हो गया, तो A पर ये F लग रहा है, और इस तरफ क्या लग रहा है? ये T। और दूसरा, ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो, ये क्या है? एक त्वरण से आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि बल लग रहा है, ये A त्वरण से आगे बढ़ रहा होगा। तो ये A वाला आगे की तरफ बढ़ रहा है m1 A से। अब दोनों का त्वरण सेम होगा क्योंकि दोनों बांध रखे हैं, जितना दूर ये जाएगा उतना उसके पीछे पीछे ये आएगा, तो दोनों की त्वरण एक समान होगा। तो ये आगे जाएगा किससे? m1 A से। ठीक है, ये सॉरी ये T है पीछे की तरफ, ये F है आगे की तरफ, और ये आगे जा रहा है m1 A से। अब ऐसे ही ये वाला जाएगा आगे m2 A से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये आगे T और ये आगे m2 A। अब इस पर से तुमको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ये जा कहाँ रहा है? फाइनली आगे की तरफ, यानी कि ये इसका परिणामी है m1 A, और ये किसके बराबर होगा? आगे की तरफ कौन है? F, और इसका उल्टा कौन है? माइनस T। तो ये एक समीकरण बनेगा। दूसरे में ये कहाँ जा रहा है? फाइनली आगे की तरफ जा रहा है B वाला, तो m2 A, और बराबर इसकी दिशा में कौन है? T, और पीछे तो कोई है ही नहीं, 0। ये दोनों हुए। अब दूसरी चीज कि इन दोनों 2 समीकरण मिल गए, हमको m1 m2 पता है, T कैंसिल हो जाएगा, हमको F पता है, पहले हम लोग A निकाल लेंगे। A निकाल लेंगे, फिर A का मान कहीं पर भी रख देंगे, यहां पर रख देंगे तो T मिल जाएगा। ठीक है, A तुम चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इस पूरे को एक संहिता यानी कि एक सिस्टम मान लो, है ना। अब बल हमको पता है पूरे में कितना बल लग रहा है? 600 न्यूटन। ये बल जो है 600 न्यूटन ही लग रहा है ना पूरे में, ये पूरे को एक ही मान लो मैं तो। और पूरा का पूरा एक आगे जा रहा है A त्वरण से, वो हमको नहीं पता है। और पूरे का द्रव्यमान कितना है? 20/10 30 kg। तो यहां से F बराबर ma, तो A बराबर F/m।
तो यहाँ से भी ए निकल जाएगा और ए को डायरेक्ट इसमें रख दें तो भी निकल जाएगा। तो दोनों तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो देखो इसको, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, वही चीज़ पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को जो उनने जोड़ दिया है, तो जोड़ के फिर ए निकाला है ये 20, और वहाँ पे भी हमारा भी 20 ही आ रहा था, 600/30 था तो 20 ही हुआ, 600 देखो 30, वही चीज़ है लास्ट में। तो यहाँ से जो टी बराबर क्या आ रहा था, m2a आ रहा था, तो वहाँ पर a का मान रख देंगे, 20 × 20 400 न्यूटन। तो तनाव कितना आया, 400 न्यूटन। अब दूसरी चीज सेम क्या करना है, अब B के लिए किस में लगाना है बल, B वाले पे। तो अब देखो ये A वाला है, ये B है, ये डोरी से बांध रखा है। अब B वाले पे बल लग रहा है इस पर, तो बल लग रहा है, तो अब ये A वाला है, अब पूरा का पूरा इस तरफ को जाएगा A त्वरण से। यहाँ पर कितना, ये तनाव ये इसको इस तरफ खींचेगा, ये इसको इस तरफ खींचेगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल बराबर T। अब इन दोनों को अलग अलग ले लो, है ना। अब ये A से आगे जा रहा है तो ये वाला कैसे जाएगा, M2A से इस तरफ, ये वाला M1A से इस तरफ। तो इसका अलग FBD, इसका अलग FBD, A का इधर की तरफ T और ये इस तरफ M1A। B के लिए इधर की तरफ F और इधर की तरफ T, और जा कहाँ रहा है ये M2A से इस तरफ। तो इसके लिए लिखो समीकरण, T किसके बराबर हो जाएगा, M1A, और इसके लिए ये जा कहाँ रहा है फाइनली इस तरफ M2A, और इस तरफ कौन है F, और T इधर है -T। तो ये दो समीकरण बने, इसमें से हम A निकाल लेंगे, A का मान इसमें रख देंगे इस प्रकार से। तो पहले त्वरण तो उतना ही आएगा, क्योंकि ये चाहे यहाँ से खींचे यहाँ से खींचे, पूरी संहिता तो एक ही है, तो त्वरण 20 ही आने वाला है। पर यहाँ पर T बराबर क्या हो गया, अब M1A के बराबर। तो इसीलिए जो तनाव है वो 200 न्यूटन आएगा। तो इससे हम क्या सीखे, अगर एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु है ना, अगर हम लोग भारी वाली, और दोनों को डोरी से बांधा हुआ है, तो अगर हम लोग भारी वाली चीज की तरफ से खींचते हैं तो डोरी में तनाव क्या आता है, कम आता है। अगर हम लोग हल्की वाली तरफ से खींचेंगे तो डोरी में तनाव ज्यादा आएगा। ये सोच के देखो। तो ये चीजें आपको समझ आ रही हैं अच्छे से, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है अब, 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम के दो पिंड एक किसी हल्की डोरी से लटके हुए हैं, घर्षण रहित घिन्नी पर चढ़े हुए हैं और दोनों सिरों को बांधा गया है। तो मुक्त छोड़ने पर उनके त्वरण तथा डोरी का तनाव ज्ञात करना है। पहले चित्र बनाते हैं। तो इस तरह से ये एक घिरनी है और यहाँ पर M1 है और इधर M2 को लटका के रखा है। तो अब M2 वाला भारी है, तो डोरी अगर हम लोग मुक्त छोड़ देंगे तो इस तरफ नीचे को जाएगी ये, ठीक है। तो अब इस तरफ ये नीचे जाएगी तो इसका कुछ त्वरण होगा, वो A ले लिया। तो अब ये पूरी डोरी एक ही है, तो तनाव अब क्या होगा, देखो ये जितना A से इधर जाएगा उतना ही A से ये ऊपर आएगा, उतना ही त्वरण से इस तरफ को। तो अब M1 की बात करें तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, M1G, और ये ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तनाव, और ये जा कहाँ रहा है, A ऊपर की तरफ। इसकी बात करो M2 की, M2G नीचे की तरफ लगेगा, तनाव ऊपर की तरफ लगेगा ये, ठीक है। ये डोरी इसको ऊपर खींचेगी और उतना ही तनाव होगा जितना इधर होगा, क्योंकि ये पूरी डोरी एक ही है, ठीक है, एक ही डोरी से बंधे हुए दोनों। अब ये वाला नीचे की तरफ जा रहा है A से, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना रखा है। तो A पर ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, T, नीचे की तरफ mg, और ये त्वरण तो है ही ऊपर की तरफ A, और यहाँ पर ये A है। M2G नीचे की तरफ, तनाव ऊपर की तरफ, और A त्वरण से ये नीचे आ रहा है। तो अगर दोनों के लिए मैं फॉर्मूले बनाना चाहूँ तो पहले इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। ये ऊपर जा रहा है तो यानी कि M1A से ये ऊपर की तरफ जा रहा है फाइनली, और ऊपर की तरफ कौन है, T, इसका उल्टा कौन है,
माइनस m1g, माइनस हो जाता है ये वाला, उसका उल्टा है, उसकी दिशा से उल्टा है, उसकी दिशा में साथ चलने वाले धनात्मक, उल्टा चलने वाले ऋणात्मक, बस ऐसे बनाना है। अब इस पर आ जाओ, ये जा कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो m2a बराबर इसके साथ चलने वाला कौन, m2g, और इसका उल्टा कौन, माइनस t। बस ये दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, t भी मिल जाएगा, a भी मिल जाएगा। तो करें कैसे, तो इस प्रकार से ये समीकरण तुमको सॉल्व करना आता है, इसमें मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं लूँगा, तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो ये दो समीकरण बना दिए और यहाँ से t और t को अलग ले लिया, जैसे यहाँ से t बराबर हो गया m1a प्लस m1g, ठीक है, ये m1g और m1a, और यहाँ से t बराबर क्या आ गया m2g, और ये इधर चला जाएगा, यानी कि t इस साइड ले लिया माइनस m2a, इन दोनों को बराबर कर दिया, और फिर यहाँ से a बाहर ले लिया, m1 m2 यहाँ चले जाएगा, g कॉमन हो जाएगा, g हमको पता है, m1 m2 पता है, तो a मिल जाएगा। तो a जब मिल गया तो a का मान रख दो। अब तो a का मान किस में रखोगे, किसी में भी रख दो, या इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। तो इन्होंने पहले वाले में रखा है a का मान, तो ये t मिल गया, दूरी पर तनाव। बस आपको FBD बनाना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अब प्रयोगशाला में कोई एक नाभिक है, ये विराम अवस्था में रखा हुआ है। अब अगर यह टूट के छोटे नाभिकों में विघटित होता है, छोटे नाभिकों में विघटित होता है, तो इसके दोनों टुकड़े जो बोल रहे हैं ये विपरीत दिशा में जाएंगे, ऐसा बोल रहा है, यानी कि V1 इस दिशा में, V2 इस दिशा में, ऐसा दोनों विपरीत जाएंगे, भले ही वो ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, कहीं भी जाएं, एक टुकड़ा एक साइड, एक टुकड़ा दूसरी साइड, ऐसा होगा, ये बताना है। तो हमको पता है कि रेखी संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर जब ये टूटा हुआ नहीं था, विराम अवस्था में था, तो यहाँ पर इसका रेखी संवेग कितना था, mv के बराबर, और v 0 था, तो रेखी संवेग कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर ये जब टूट गया तो एक गति कर रहा है इधर, एक गति कर रहा है इधर, ठीक है, तो इसका दो टुकड़े हुए m1 और m2। तो अब इसका संवेग कितना, तो संवेग कितना हो जाएगा इसका, इसको P1 लेना है या इसको P2 ले लेते हैं, तो m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये उतना ही होगा जितना पहले था, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि रेखी संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। तो m1 v1 क्या हो जाएगा, माइनस m2 v2, तो यहाँ पर से v1 निकालो, देखो माइनस m2, m1 नीचे चला गया, v2 इधर चला गया, तो इसका मतलब है v1 क्या है, निगेटिव है v2 के, तो इसको यहाँ पर ऐसे निकाल रखा है, ऐसे लिख रखा है। तो ऋण चिन्ह दर्शाता है कि v1 v2 क्या है, परस्पर विपरीत दिशाओं में है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 बिलियर्ड्स गेंद जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान तुमको दे रखा है 0.05 kg और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में आ रही है। एक इधर आ रही है ऐसे, एक इधर आ रही है ऐसे, दोनों का द्रव्यमान समान है और दोनों v वेग से यानी कि 6 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है। इस तरह से दोनों की दिशाएं विपरीत। अब ये क्या होंगी, आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद ये उसी वेग से यानी उसी चाल से, वेग नहीं चाल से, दिशा बदल जा रही है, उसी चाल से वापस लौट जाएगी टकराने के बाद। तो अब इसके आवेग में कितना, यह प्रत्येक गेंद दूसरी गेंद पर कितना आवेग लगाएगी। आवेग क्या होता है, संवेग परिवर्तन। तो संवेग परिवर्तन, जैसे मैं इस वाले के लिए ले संवेग में परिवर्तन, या इस वाले के लिए ले लें संवेग में परिवर्तन, किसी के लिए भी ले लें, तो संवेग परिवर्तन क्या होगा कि जैसे इसके लिए ले रहे हैं संवेग परिवर्तन, जाते टाइम पे संवेग क्या था, mv, ठीक है, आते टाइम पे क्या है, माइनस mv, जाते टाइम पे mv, आते टाइम पे माइनस, क्यों, क्योंकि ये v इस दिशा में है इसीलिए। अब अगर मैं
संवेग परिवर्तन निकालो, यानी कि आवेग। तो आवेग क्या होगा, फाइनल वाला कितना है माइनस mv और पहले कितना है आरंभिक, तो उसको माइनस कर देंगे, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे। अंतिम वाला माइनस mv है, उसमें से माइनस mv यानी कि प्रारंभिक वाला कर देंगे माइनस 2mv, इतना आवेग लगाएगा। तो इसको लिखेंगे इस तरह से कि जाते टाइम प्रत्येक गेंद का ये जो mv है और संघट के पश्चात क्या हो जाएगा माइनस mv, उल्टा आएगी, है ना, उसका उल्टा। तो अब अंतिम क्या है, ये माइनस 0.30 और प्रारंभिक कितना है 0.30। अब आवेग क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन। तो अंतिम, तो ये माइनस करके आ जाएगा, माइनस माइनस यानी कि जुड़ जाएगा, तो 0.60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें 100 किलोग्राम का कोई तोप है, उसमें से 0.020 का कोई गोला दागा जाता है। अब यदि जब दागते हैं तो गोले का जो चाल है वो कितनी है, इतनी है। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जैसे तोप है, ठीक है, यहां से हमने गोला दागा आगे की तरफ, तो तोप में क्या लगता है कि पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो ये तोप क्या होगी, पीछे को जाएगी, बरोबर। अब पहले जब ये गोला और तोप दोनों खड़े थे, तब संवेग, रेखी संवेग कितना था, 0, क्योंकि वेग 0 है। तो अब जब ये तोप चलेगी, उसके बाद ये गोला आगे की तरफ जाएगा और तोप पीछे की तरफ जाएगी, पर संवेग दोनों का 0 ही रहेगा। यानी कि अगर हम लोग इसको गोले को m1 और ये v1 ले लें और तोप को m2 और ये v2 ले लें, तो इसका मतलब m1v1 प्लस m2v2 क्या होगा, 0 रहेगा। तो यहाँ से m1v1 बराबर माइनस m2v2। तो हमको क्या निकालने का है, तोप का v2। तो v2 क्या हो जाएगा, माइनस m1 m2 इंटू v1। तो m1 m2 v1 सब हमको दे रखा है, तो रखेंगे तो इस प्रकार से हमको आंसर निकलेगा। तो m1 m2 इंटू v1, तो m1 m2 रखा, ये रखा और ये इतना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। विक्षेपित करना मतलब वो जिस दिशा से आ रही थी, मानो इस दिशा से आ रही थी, इसको उसने बल्ले से मार के इस दिशा में भेज दिया और ये कोण हुआ 45 डिग्री। इसको बोलते हैं 45 डिग्री विक्षेपित कर देना। तो ऐसा करने में वह गेंद की प्रारंभिक चाल जो भी यहाँ से आ रही थी 54 किलोमीटर प्रति घंटे से, उसमें कोई परिवर्तन, यानी कि 54 से इधर से आ रही थी, 54 से इधर भेज दिया, बस ये बदल दिया इसने, डिग्री विक्षेपण इसका बदल दिया, दिशा बदल दी उसकी। तो गेंद को कितना आवेग मिला, तो आवेग होता है संवेग में परिवर्तन। तो कितना संवेग में परिवर्तन हुआ। तो संवेग में परिवर्तन हम लोग क्या निकालते थे अभी तक कि आने वाला वेग और जाने वाला वेग, तो जाने वाले वेग में से आने वाले वेग को घटा देते थे। वो कब करते हैं, जब आने वाला और जाने वाला दोनों एक ही दिशा, एक ही लाइन में हो, यानी कि एक ही रेखा में हो तब। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आने वाले की रेखा ये है दिशा और जाने वाले की ये है, तो इसमें वो चीज़ नहीं कर सकते। तो इसमें करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग जैसे मान रहे हैं कि ये गेंद आ रही है इस दिशा में, यहाँ से उसने बल्ले से मारा और इस दिशा में इसको भेज दिया, और ये पूरा कोण कितना है 45 डिग्री। तो अगर ये पूरा 45 है और ये हमने बीच में से एक अभिलंब बनाया, तो ये कितना हो जाएगा 22.5, यानी कि 22.5, ठीक है। तो दोनों थीटा थीटा में बदल दिया इसको, है ना, ये थीटा हो गया, इसको भी थीटा मान लो, 22.5। अब क्या करेंगे, हम इसको दो घटकों में बांटेंगे। ये सपोज हम u ले लेते हैं और जाते टाइम भी u ही है, कोई बदला नहीं है। तो इसको दो घटकों में बांटेंगे।
है ना, जब भी दोनों एक ही रेखा में ना हो, आने वाला और जाने वाला वेग, तो घटकों में बांटेंगे, देखेंगे कौन से घटक में कितना परिवर्तन आ रहा है। तो अब ये वाला इस दिशा में जा रहा है, ये वाला इस दिशा में जा रहा है, तो इसके घटक होंगे, यानी कि इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये इस दिशा में है, सीधा आते टाइम तो इसी दिशा में है। तो अगर ये इस दिशा में है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा, ये यू ही है, तो इसके दो घटक, तो इस तरफ हो जाएगा एक, इस तरफ ये थीटा के साथ वाला यू कॉस थीटा, और थीटा के लंबवत यू साइन थीटा। ये आने वाले जो है वो आ रहा है, जो उसके घटक है। अब जो जाते टाइम बॉल है, ये u है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और इसके लंबवत u sin थीटा। तो दोनों को हमने घटकों में बांट दिया। तो इसके दो घटक आए, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, और इसके दो घटक आए, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। तो अब देखो कि कौन सा घटक बदल रहा है और कौन सा घटक नहीं बदल रहा है। तो u cos थीटा पहले भी उसी दिशा में था इसके लिए, और इसके लिए भी उसी दिशा में है, तो ये परिवर्तन तो जीरो हो गया। तो वेग में परिवर्तन जीरो है, तो आवेग जीरो हो गया साइन थीटा वाले का। कॉस थीटा वाला, कॉस थीटा पहले इस दिशा में था और बाद में क्या हो गया, इस दिशा में आ गया, तो इसकी दिशा में परिवर्तन आया। तो अगर हम इसको धनात्मक ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो आवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, ये फाइनल वाला क्या है, u cos थीटा माइनस प्रारंभिक वाला क्या है, माइनस u cos थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, 2u cos थीटा के बराबर हुआ आवेग, क्योंकि ये वाला क्या है, जीरो है। तो अब इसको लिखेंगे ऐसे, तो ये 2mu cos थीटा, यानी कि वो वेग परिवर्तन हमने निकाला था 2u cos थीटा, उसके साथ द्रव्यमान को गुणा कर दो m, तो ये क्या बन जाएगा, आवेग। तो ये m हमको पता है, u हमको पता है, थीटा हमको पता है 22.5 डिग्री, तो ये सब मान रखेंगे, 4.16 आ जाएगा आपका आवेग। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब दोनों की दिशाएं समान ना हो, ठीक है ना, संघट करने के बाद जो है वह उसी दिशा में वापस न जाके किसी दूसरी दिशा में जाता है, तब हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटकों में तोड़ देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल करते हैं अब। 21वां क्वेश्चन है कि एक डोरी है, ऐसे एक डोरी है और इसके यहाँ पर कोई एक द्रव्यमान m बांधा हुआ है और इसको ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि जब इसको गोल गोल घुमाएंगे तो इस पर क्या होगा, तनाव पैदा होगा, और वो तनाव कितना होगा, अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो अब ये बोल रहा है कि इस डोरी पर कितना तनाव है, तो तनाव बराबर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल, और वो कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। तो m द्रव्यमान इसमें दे रखा है, r त्रिज्या दे रखी है, ओमेगा निकालने का। तो ओमेगा कितना होता है, 2 पाई नू क्या होता है, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है। हमको कितना दे रखा है, 1 मिनट में कितना लगा रहा है, 40 चक्कर। तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, तो 40/60। तो ये आ गया नू, तो यहाँ पर नू रखेंगे 40/60, तो मिल जाएगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, मिल जाएगा तनाव, क्योंकि तनाव उतना ही लगेगा जितना अभिकेंद्र बल, यानी कि अंदर की तरफ बल लग रहा है, उतना ही अभिकेंद्र बल लगेगा जितना, है ना, उतना ही इस पर तनाव पैदा होगा। दूसरा ये बोल रहा है कि यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है, तब वह अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जो पत्थर को घुमा सके, यानी कि ये चाल निकालनी है v। तो तनाव क्या होता है, यानी कि T किसके बराबर होता है, mv²/r के बराबर। ये फॉर्मूला आपने निकाल रखा है। अब ये v मैक्सिमम बोल रहा है, तो T की जगह क्या रखना है, 200 न्यूटन रखना है। तो यहाँ से v निकालना है, तो इसको निकालेंगे हम लोग इस तरह से। तो पहला वाला तो अभिकेंद्र बल यानी कि डोरी का तनाव निकाल लेंगे mr ओमेगा स्क्वायर से, यहाँ से 6.6 न्यूटन आ गया।
दूसरे में बोल रहा है कि तनाव को कितना रखो, 200 रखो। तनाव 200 रखा और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mv² मैक्सिमम बटे r। तो अब तनाव रख देना है 200 और बाकी r दिया हुआ है 1.5, m दिया हुआ है 0.25 kg, ये 1200 आ गया। तो ये क्या आया, v²। तो v निकालना है तो 1200 का क्या कर दो, स्क्वायर रूट 34.6 मीटर प्रति सेकंड, इसका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये बोल रहा है कि यदि जो पिछला वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पिछला वाला जो था हम डोरी घुमा रहे थे, ऐसे डोरी घुमा रहे थे, डोरी में पत्थर बांधा हुआ था इस तरह से, ठीक है। तो पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी अधिक कर दिया जाए तथा डोरी यकायक टूट जाए। तो अब ये क्या, जो हमने v निकाला था लास्ट में, जो v आया था यहाँ पर 34.6 मीटर प्रति सेकंड, तो अब इससे भी ज़्यादा v कर दिए, वेग जो है उससे भी ज़्यादा कर दिया जाए, ये v 34.6 से भी ज़्यादा कर दिया जाए, तो क्या होगा, डोरी एकाएक टूट जाएगी। डोरी एकाएक टूटेगी तो ये पत्थर किधर को जाएगा, ये यहाँ बाहर को जाएगा, ये अंदर को गिर जाएगा, है ना, कहाँ जाएगा, तो वेग की जो दिशा होगी ना उसी दिशा में जाएगा ये, यानी कि स्पर्शक की दिशा में जाएगा। तो ये बोल रहा है इसमें से कौन सही है, तो पहला क्या है, झटके के साथ त्रिज्यता बाहर की तरफ, तो नहीं जाएगा, बाहर तो नहीं जाएगा, जहाँ उसका वेग है उसी तरफ जाएगा। पत्थर स्पर्श रेखी पथ पर उड़ जाएगा, हाँ ये इधर उड़ जाएगा, तो ये सही है। तीसरा क्या बोलता है, पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर जिसका परिमाण पत्थर की चाल पर निर्भर करता है उड़ जाएगा, किसी कोण पर नहीं, कोण पर नहीं जाएगा, तो ये स्पर्शक पर ही उड़ेगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, तो यहाँ पर हमको स्पष्ट करना है क्यों। तो पहला है कि कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता है। तो देखो क्या होता है कि जैसे कि एक ज़मीन है और ये एक कोई घोड़ा गाड़ी ले लो, ठीक है, और यहाँ पर एक घोड़ा है, अरे मान लो घोड़े जैसा बन गया, ठीक है, ये इसको खींच रहा है, ठीक है, आगे की तरफ। अब ये ज़मीन है, तो क्या होता है कि घोड़ा ये ज़मीन को धक्का मारता है, तो परिणाम में ज़मीन क्या करती है, इसको धक्का मारती है, घोड़े को आगे की तरफ, ठीक है। तो घोड़े पर आगे की तरफ क्या होगा, ये ज़मीन धक्का मारेगी ऐसे। तो अब इस पूरे सिस्टम में परिणामी बल कहाँ लगा, आगे की तरफ, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे चलता है। अब आप बोलोगे ये तो डोरी से खींच रहा है, तो डोरी से नहीं खींचता है वो, मतलब डोरी वाला बल तो शून्य हो जा रहा है, क्योंकि ये जितने बल से इसको आगे खींच रहा है और उतने से ही ये जो पीछे का जो गाड़ी है ये उसको पीछे की तरफ खींच ले रही है, तो ये तनाव तो 0 हो गया। तो अब इस पूरे सिस्टम को सोचो कि इसमें, और ये बल कौन सा है, आंतरिक बल है दोनों, तो पूरे जो सिस्टम है, पूरे जो निकाय है, इस पर परिणामी बल कौन सा वाला है, जो आगे की तरफ लग रहा है, तो वो ये जमीन वाला है ये, तो इसी से ये आगे जा रहा है। अब अगर निर्वात है, यानी कि दिक् स्थान है, यानी कि वहां पे जमीन नहीं होगी, तो जमीन नहीं होगी तो ये घोड़ा इसको नहीं खींच पाएगा, ठीक। दूसरा, किसी तीव्र गति से चल रही बस के यकायक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। तो जब ये बस में जा रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है, बस, और यहाँ पर यात्री खड़े हैं, तो अब जब ये बस आगे की तरफ जा रही है तो ये पूरा का पूरा, मतलब इंसान पे जो बल लग रहा है, बल तो यहाँ से लग रहा है कांटेक्ट से, तो ये पूरा आगे की तरफ जा रहा है। जैसे ही गाड़ी पे ब्रेक लगता है, गाड़ी रुकती है, तो ये जो फर्श के साथ, गाड़ी के फर्श के साथ जो सतह में हमारे जो पैर जो उसके साथ हैं लगे हुए, वो तो क्या हो जाएंगे, उन पे बल 0 हो जाएगा, तो वो रुकने लगेंगे, वो रुक जाएंगे। पर हमारा जो ऊपर का भाग है वह जड़त्व के कारण आगे की तरफ ही बढ़ता रहेगा, तो इसीलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं या गिरते हैं।
क्योंकि नीचे वाला भाग तो रुक गया क्योंकि गाड़ी रुक गई, ये उसके साथ कांटेक्ट में है तो रुक गया। ऊपर वाला जड़त्व के कारण आगे जा रहा है तो आगे की तरफ धक्का लगता है। सी वाला है कि लॉन मूवर, यानी कि जो लॉन मूवर मतलब वो घास काटने वाला आता है, ठीक है, वो गार्डन वगैरह में जिससे घास काटी जाती है, वो को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। लॉन मूवर मतलब कि जैसे ये एक लॉन मूवर होता है, उसमें पहिया जैसा होता है। तो अब ये क्या बोल रहा है, इसका द्रव्यमान है नीचे की तरफ mg। तो अब क्या हो रहा है कि हम इसको धकेल रहे हैं, ऐसे धकेलेंगे तो इस तरह से बल लगाएंगे हम इस पे आगे की तरफ। तो जब हम इसको धकेल रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कौन सा बनेगा, देखो ये ऐसे हम लोग बल लगा रहे हैं तो एक बनेगा इस तरफ और एक बनेगा इस तरफ। अगर ये थीटा है तो ये mg cos थीटा और नीचे की तरफ mg sin थीटा। तो इसका एक घटक इसके भार में को बढ़ा देता है, तो भार को बढ़ा देगा तो भारी लगेगा हमको। अब अगर हम इसको ऐसे ना करके अगर ऐसे खींचें, इस तरफ बल लगाएं, ठीक है, इस तरफ बल लगा, सॉरी ये mg की तरह f आएगा, f है ना, f बल लगा रहे हैं ना, mg के बराबर नहीं, f बल लगा रहे हैं। तो क्या होगा, ये mg नीचे की तरफ है तो हमने अब इस तरह से खींचा तो इसका एक घटक होगा f और एक घटक होगा इधर, अगर ये थीटा है तो ये f cos थीटा और ये f sin थीटा। तो अब ये वाला घटक क्या कर रहा है, इसके mg को कम कर रहा है, तो ये हमको हल्का लगेगा तो ये आसानी से खींच जाएगा। तो इसको इस तरह से इन्होंने बता भी रखा है, तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये देखो, ये mg नीचे की तरफ है और ये बल हमने लगा रखा है जो हम लोग खींच रहे हैं, तो ये f cos थीटा और ये f sin थीटा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये f sin थीटा इसके भार की विरुद्ध दिशा में है तो mg को कम कर देगा भार को। और यहाँ पर कैसा है, हम इसको धकेल रहे हैं तो इसके दो घटक, एक नीचे की तरफ mg cos थीटा, एक आगे की तरफ mg, नीचे mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको बढ़ा दे रहा है क्योंकि उसी दिशा में तो भार बढ़ जाएगा तो इसलिए ज़्यादा लगेगा ये। अब डी बोल रहा है, ये क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय हाथ गेंद के साथ पीछे करता है। दूसरा नियम न्यूटन का, F बराबर क्या होता है, dp बटे dt। p क्या है, संवेग में परिवर्तन, समय दर। तो बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगर हम इस समय को बढ़ा दें तो F क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर वो बॉल आई, यहाँ से बॉल आ रही है और यहीं पर अपना हाथ लगा देता है तो समय बहुत कम लग रहा है। तो अगर वो हाथ पीछे ले जा रहा है यहाँ तक तो बॉल डेल्टा टी ये बढ़ गया, समय बढ़ गया, इतनी दूर चला गया ये, तो इसीलिए उस पर चोट कम लगेगी, इसलिए बॉल पीछे ले जाते हैं, हाथ पीछे ले जाते हैं और पकड़ते हैं फिर। तो ये थे इसके इतने क्वेश्चन। होप आप लोगों को सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।